नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी की कहानी बाक्सो बदल। विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा तथा इनका बहुचर्चित उपन्यास पथिर पंचाली भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। प्रतुल के पिता की हरकतों ने जब जल्दीबाजी में हमेशा ही सब कुछ बर्बाद किया है। अगर प्रतुल एक दिन के बाद चले जाते तो कुछ भी प्रभावित नहीं होता। त्योहार सीजन की छुट्टी के एक दिन बाद सभी स्कूल, कॉलेज और कार्यालय फिर से खुल रहे थे। सभी ट्रेनों और बसों में बहुत भीड़ थी। प्रतुल इतनी जल्दी में नहीं था तो उसे इस भीड़ के साथ वापस यात्रा क्यों करनी पड़ेगी। फिर हिल स्टेशन 23 मील दूर था। लोग अपना सामान बस की छत पर रख रहे थे। सूटकेस, बक्से, बिस्तर, बड़ा बवाल खड़ा हो रहा था। अधिकांश कॉलेज के छात्र थे जो उत्तर बंगाल एक्सप्रेस से कोलकाता जा रहे थे। प्रतुल दूसरी दिशा में असम में लिए उत्तरी बंगाल जा रहा था। बस शुरू हो गई। प्रतुल के दोनों ओर बैठे तंबाकू के दो व्यापारी व्यापार की अपनी बातचीत कर रहे थे। उनके सामने की सीटों पर एक सज्जन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठे थे। उन्होंने एक पूरी पंक्ति पर कब्जा कर लिया था। 3-4 नटखट चीखते चिल्लाते बच्चे प्रतुल का सरदर्द बने हुए थे। प्रतुल ने किसी तरह अपने लिए जगह बनाई, लेकिन सबसे छोटा लड़का खिड़की से बाहर देखने के लिए उसकी गोद में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि यह काफ़ी दर्दनाक और असुविधाजनक था, किंतु प्रतुल ने विनम्रता के लिए अपनी झुंझलाहट को दबा दिया। युद्ध का बाजार था और युद्ध अभी शुरू ही हुआ था। बस के दूसरी तरफ 3-4 सज्जन युद्ध के बारे में बहस कर रहे थे और इतने व्यस्त थे कि प्रतुल को ऐसा लग रहा था कि युद्ध का हर विवरण उनकी उंगलियों पर है। वे मामले को हिटलर से भी बेहतर ज़्यादा समझते थे और एक दूसरे को दोनों पक्षों द्वारा की गई गलतियों को विस्तार से समझा रहे थे। ड्राइवर के ठीक पीछे बस के आगे की कुछ आरक्षित सीटें थीं। वहाँ 2 लड़कियां बैठी थीं और उनके साथ एक बुजुर्ग सज्जन थे, शायद उनके अभिभावक। लड़कियों में से एक की उम्र लगभग 19 या 20 साल की थी और दूसरी शायद 22 या 23 की। छोटी लड़की काफ़ी सुंदर थी और दूसरी काली चमड़ी वाली। उसकी विशेषताओं को विशेष रूप से आकर्षक नहीं कहा जा सकता था, लेकिन वह किसी प्रकार से संपन्न घर की लग रही थी। प्रतुल ने उस पर कुछ तेज नजरों से देखा और नजरें घुमा ली। कुछ मील बाद बस बालूरघाट कस्बे में रुकी। यहाँ एक लड़की आई और इसी तरह कई पुरुषों ने भी बस में यात्रा शुरू की। बस शुरू करने के लिए पहले से ही काफ़ी भीड़ थी। अब अतिरिक्त यात्री कहाँ बैठेंगे, कोई विकल्प ही नहीं बचा। कई नए यात्री खड़े ही रहे, लेकिन लड़की को आरक्षित सीटों पर जगह मिल गई। इन सब के बीच एक अंधा भिखारी भीख मांगने आया। वह बालूरघाट से लगभग 11.5 मील दूर सदरडीही नामक गांव में आया था। वहां के एक शाही दरबार में बस करीब 10 मिनट तक रुकी। सामने वाले सज्जन ने अपने बेटे को एक पैसा दिया और कहा, जाओ इस भिखारी के हाथ में दे दो। बच्चा आगे बढ़ा और बोला, ओ भिखारी यहाँ आओ। सज्जन ने अपने बेटे को डांटा और कहा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसे भिखारी नहीं कहना चाहिए, छी। अंधे भिखारी ने सिक्का लिया और मुस्कुराया, उसकी ओर मुड़ा और कहा, यह एक बच्चे की बात है, क्या वे इससे बेहतर जानते हैं श्रीमान? युवक, तुम्हारा नाम क्या है? धूल के बाद के एक विशाल बादल ने बस के पीछे सब कुछ छिपा दिया था और प्रतुल सोच रहा था कि बस के ऊपर उसका बिस्तर अब तक धूल में 7 परत गहरा हो गया होगा। सड़क थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। विशाल खेतों में फैला हुआ था, कभी दलदल और चावल के पेड़ और कुछ गांव। यह अक्टूबर का अंत था। शुक्र है बहुत गर्म नहीं थी, नहीं तो बस में जितनी भीड़ थी गर्मी में तो असहनीय हो जाता। बस के चलने से भी कोई मदद नहीं मिलती। प्रतुल ने एक बार अपना सिर बाहर निकाला और जांचा कि कई स्टेशन दिखाई दे रहा है कि नहीं। बस के एक झटके में बालूरघाट की लड़की ने एक किताब गिरा दी।
यह किसी के पैर से टकराया और सीटों के बीच के गैप से फिसलते हुए प्रतुल की सीट के ठीक पैरों पर आकर रुक गई। प्रतुल झुके और उन्होंने किताब उठाई। यह अंग्रेजी के लिए एक कॉलेज की पाठ्य पुस्तक थी, 8 विक्टोरियन कवि। उसने लड़की का ध्यान आकर्षित करने के लिए किताब को ऊपर रखा और कहा, यहाँ तुम्हारी किताब नीचे गिर गई है, और पुस्तक उसने वापस दे दी। प्रतुल ने अब तक ध्यान नहीं दिया था। यह लड़की बस में सवार सभी लड़कियों में सबसे सुंदर थी। उसकी त्वचा बहुत गोरी थी, 20 से अधिक उम्र की नहीं थी और अविवाहित थी। उसे पहले ही पता चल गया कि वह एक कॉलेज की छात्रा है, पर वह किस कॉलेज में थी, उसका क्या नाम था, वह बालूरघाट के किस परिवार से हो सकती है। हिली 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 टीन की बड़ी छतें और बारिश के पेड़ दिखाई दे रहे थे, यानी कि हिली बाजार। कोई स्टेशन का सिग्नल दिखाई दे रहा था। यहाँ अपने जूते पहन लो, हम हिली पहुंच गए हैं। अरे अरे, पान का डिब्बा कहाँ है? जल्दी से देखो, सीट के नीचे गिर गया है। चुपचाप बैठो, बस को रेलवे स्टेशन तक पहुंचने तो दो, फिर तुम ट्रेनों को देख सकते हो। अरे अरे, कृपया हमारा सामान गिने। बस के ऊपर 1 2 3 4 1 2 और असम मेल जल्दी ही आ रही है। आनन फानन में यात्री बस से उतरने लगे। बस कंडक्टर छत के सामान उठाकर कुलियों के सिर पर रख रहा था। बड़ी भीड़ सामान्य अराजकता को बढ़ा रही थी। यह लाल सूटकेस जिसके चारों ओर एक तौलिया लपेटा हुआ है, उसे नीचे ले आओ। सावधान, इसे ठीक से पकड़ो, इसके अंदर कांच की वस्तुएं हैं। ऐसा नहीं, वह टीन वाला। अरे, जिस पर RCD लिखा हुआ है। हाँ, वही वही वही। इतने में असम मेल आ गई। यात्री अपना सामान लेकर जान बचाकर भाग रहे थे। प्रतुल के पास सिर्फ एक टीन का सूटकेस और एक बेडरोल था, जो विशेष रूप से भारी नहीं था, इसलिए उसने उन्हें खुद ही पकड़ लिया और टिकट काउंटर की ओर भागा। अगर वह उन्हें एक कुली को दे देता तो 4 पैसे वहीं खर्च हो जाते। असम मेल में इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन शिलोंग मेल में, जो पार्वतीपुर से शुरू हुई और लखनऊ या कानपुर के रास्ते पहुंची, वहां खड़े होने के लिए मुश्किल से ही कोई जगह थी, क्योंकि उत्तर भारत के यात्री शुरुआती सर्दियों में विभिन्न चाय बागानों में काम करने के लिए असम की यात्रा कर रहे थे। ट्रेन तड़के रोंगिया जंक्शन पहुंची। भाटीखली चाय के बागान यहाँ से 16 मील दूर थे। प्रतुल एक डॉक्टर था। उसे इस काम में लगे हुए करीब 1 साल हो गया था। चाय के बागानों में उसे मुफ्त में रहने का एक कमरा मुहैया कराया। यहाँ चीजें भी सस्ती थी और वह अपने लिए ठीक से प्रबंध भी कर रहा था। रोंगिया से प्रतुल को दोबारा मोटर बस लेनी पड़ी। बस ने उसे चाय बागानों से 2 मील दूर रोंगापारा रोड पर उतार दिया। इतनी कम दूरी के लिए प्रतुल ने एक कुली को काम पर रखा और करीब 9:30 बजे अपने क्वार्टर पर पहुंच गया। वह जगह बहुत ही शांत थी। दूर से नीचे नीले पहाड़ दिखाई दे रहे थे, जो बादलों की तरह लग रहे थे। एक और बड़ा दलदल था, जो चारों ओर से नरकटों के जंगल से घिरा हुआ था। शरद ऋतु की सुबह में ऐसा लगा जैसे झील से एक गीली अप्रिय धुंध उठ रही है। जो चाय के बागान मलेरिया और काला ज्वर के गढ़ थे। वहां जाने के बाद खुद प्रतुल को ही कई बार मलेरिया का हो चुका था। प्रतुल ना तो खाना बनाना जानता था और ना ही उसे खाना बनाना पसंद था, इसलिए उन्होंने प्रतुल के लिए यहाँ शिवनाथ भट्टाचार्य को नियुक्त भी किया था, जो उसका दोहरा काम कर देता था, कंपाउंडर तथा रसोइये का भी काम। औषधालय का सेवक प्रतुल का अभिवादन करने के लिए दौड़ता हुआ आया और उससे कहा कि शिवनाथ ने तो 2 दिन की छुट्टी ली है, जो कि घर चला गया है। वह परसों गांव से वापस आ जाएगा। प्रतुल आज सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसके पिता ने ही उसे दौड़ा दिया था, नहीं तो वह भी परसों के दिन आ जाता और उसे इतनी जल्दी आने का इरादा भी नहीं था। उसने नौकर से कहा, भीम, मेरे नहाने और खाना बनाने के लिए पानी निकालो, जल्दी करो, मुझे लगता है कि हमें इन 2 दिनों के लिए भुगतना होगा। क्या पिछले कुछ दिनों में कोई मामला आया था? और ये चाबी ले लो, ऑफिस के फर्श पर झाड़ू लगा दो। नहाने से पहले जब उसने अपना सूटकेस खोलने की कोशिश की तो उसने देखा कि उसके सूटकेस का ताला अलग था। इसकी चाबी उसके पास नहीं थी। अरे, क्या बात है, यह उसकी बहन कमला की शरारत तो नहीं? कल जाने से पहले उसने अपना बैग पैक कर लिया था। वह भ्रमित हो गई होगी और यहाँ कोई और ताला लगा दिया होगा। काफी मशक्कत के बाद उसने एक पतली धातु की छड़ से ताला खोला। उसने अपनी धोती निकालने के लिए सूटकेस खोला और सूटकेस में रखे सामान को देखकर हैरानी से ठिठक गया। अरे, ये किसके कपड़े हैं?
किसकी साड़ी है? बॉक्स के ऊपर बड़े करीने से रंग बिरंगी साड़ियां थी। उसके नीचे 6 या 7 ब्लाउज, 2 पेटीकोट, एक पाउडर बॉक्स, क्रीम का एक जार और अधिक अच्छे दिखने वाले लंबे और गोल बक्से, बड़े और छोटी बोतलें, एक साबुन का पैक, एक लेखनी का पैड, फाउंटेन पेन, स्याही, ये पत्रों का एक गुच्छा, एक दर्पण, एक कंघी भी थी, और भी बहुत कुछ। क्या मुसीबत है? किसका बक्सा है? पहले तो उसने सोचा कि शायद अपनी बहन कमला का सूटकेस है, किसी गलती से नहीं, क्या पता कमला ने ही अपनी शरारत की हो। किंतु कमला के पास तो इतनी बढ़िया साड़ियां और चीजें नहीं थी। इसके अलावा वह कहीं जाने के लिए पैक किया गया एक बक्सा था। कमला तो हमेशा घर पर रहती है, उसके पास पैक्ड सूटकेस रखने का कोई कारण भी नहीं था। परेशान होकर प्रतुल ने डिब्बे से सामान उठाया और देखने लगा। एक बड़े मखमली बॉक्स के अंदर एक लॉकेट, एक अंगूठी, 2 बड़े झुमके, एक बड़ा सुनहरा साड़ी पिन, कुछ सोने की चूड़ियां के साथ एक हार भी था, कुछ दर्जन फैशनेबल कांच की चूड़ियां जिनमें कांच के बड़े टुकड़े विभिन्न डिजाइनों में सेट, एक पैसे की थैली में 10 रुपए के 4 नोट और कुछ सिक्के थे। एक बहुत ही सुशिक्षित स्त्री का सूटकेस लग रहा था। सूटकेस में किसी भी वस्तु में आदमी का कोई चिन्ह या गंध भी नहीं था, यहाँ तक कि उसके वाइप में भी नहीं। जब प्रतुल को एहसास हुआ कि क्या हुआ है तो वह लगभग शर्मिंदगी से मर गया। जाहिर सी बात है कि उनका सूटकेस किसी और का था, लेकिन ऐसा हुआ कहाँ? ट्रेन में या बालूरघाट से बस में? वह बस में रहा होगा क्योंकि ट्रेन में उसके डिब्बे में कोई महिला नहीं थी। वह जिस डिब्बे में पार्वतीपुर से ट्रेन में चढ़ा था उसमें हिंदुस्तानी और मारवाड़ी यात्री सवार थे। यह सूटकेस उनमें से किसी का नहीं हो सकता। यह एक बंगाली लड़की का सूटकेस था। तो अगर बस में सूटकेस बदला है तो वह किस लड़की का था? निश्चित रूप से इस विचार ने उन्हें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाया, क्योंकि यह किसी भी लड़की का तो हो सकता था, क्योंकि सभी का सामान छत पर लादा गया था। वैसे भी वह इस बारे में बाद में सोच सकता था, उसके लिए तो पर्याप्त समय था। अब समस्या यह थी कि उसने जो पहना था उसके अलावा उसके पास धोती, लुंगी, साबुन, उस्तरा, गमछा कुछ भी तो नहीं था। और चाय बगान में फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रीका की तरह एकांत में था, और आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। 7 मील दूर एक छोटे से बाजार में मारवाड़ी कपड़े की दुकान थी, लेकिन वहां के कपड़े एक बंगाली सज्जन के लिए उपयुक्त नहीं थे। लेकिन अभी वह नहाने के बाद क्या पहनेगा? नहाने के बाद खुद को सुखाने के लिए गमछा भी नहीं था, और दाढ़ी कैसे बनाएगा? प्रतुल अपनी दाढ़ी खुद बनाता था। भले ही उस तरह की उपलब्ध ना हो तो वह कभी भी नाई की तरह पास नहीं जाता था, भले दाढ़ी उसकी कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए। अपने इस जीवन काल में कभी भी इस तरह की दुविधा का सामना उसने नहीं किया। वह अब क्या करेगा? उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि यह सूटकेस किसी का भी हो, पर उसे अभी के लिए तो एक गमछा और एक साड़ी का उपयोग तो करना ही होगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं था। अब साड़ी चुनने की कोशिश करना, यह भी मुश्किल था। सफेद साड़ियों में सोने के धागे की सीमाएं थी और शांतिपुर या फरसटांगा की हथकरघा साड़ियां थी। मोटे साधारण वाले सभी रंगीन थे। कुछ बहुत महंगी साड़ियां थी, और उसे अब जल्द ऑफिस जाना था, चुनाव भी जल्दी करना था। अंत में एक सुनहरी सीमापुरी शांतिपुरी साड़ी उसने चुन ली, सफेद ब्लाउज के साथ। क्या करे, कोई उपाय नहीं है। लेकिन उसे किसी न किसी तरह से अपना मन बनाना था। उन्हें रंगीन साड़ियों में से एक का उपयोग करके स्नान करना होता तो बाद में ट्रेन में पहने हुए गंदे कपड़े पहनकर कार्यालय प्रबंधक से मिलना भी है। वह कार्यालय प्रबंधक को सब कुछ बताने जा रहा था, फिर वहीं से सलाह भी मांगता। दाढ़ी बना नहीं सका, क्या किया जाए? उसने रंग बिरंगी साड़ी पहनकर नहाया, फिर ट्रेन के ही कपड़े पहने और मैनेजर से मिलने चला गया। मैनेजर अंग्रेज था, नाम था सिम्पसन। वह चाय के पौधों की छटाई की देखरेख कर रहा था। प्रतुल को देखते ही उसने अपने मुंह से पाइप निकाला। अरे नमस्कार डॉक्टर, सुप्रभात। आप यहाँ पहले से ही? हम तो सोचा कि तुम पहले यहाँ नहीं आओगे। जी मैं 2 दिन पहले आ गया हूँ और वास्तव में थोड़ी परेशानी में हूँ। अच्छा, क्या बात है? सब घटना सुनकर साहब हंस पड़े। कहो डॉक्टर, तुम औरतों के कपड़े में कैसे हो गए? कहो, क्या कोई गुलाब साथ है? तुम्हारी जगह अगर कोई और होता। सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं यह एक समस्यात्मक स्थिति में हूँ।
और मेरे पास दाढ़ी बनाने के लिए कपड़ा या उस्तरा भी नहीं है। साहब ने प्रसन्नता से कहा। व्यवस्था मैं कर दूंगा, मैं अपना एक सूट साथ भेजूंगा, मेरे पास एक अतिरिक्त शेविंग किट भी है, इसे अपने साथ ले जाएं। अरे, तुम एक जवान आदमी हो, रोमांस क्या तुम्हें पसंद नहीं? आपकी उम्र में तो। सर, रोमांस क्या, यह तो एक समस्या है। सोने के गहने, पर्स में पैसे, क्या मुझे पुलिस को सूचित करना चाहिए? अरे जाने भी तो, आपने मुझे बताया यही काफी है। कोई भी आपको चोर के रूप में नहीं पकड़ पाएगा। आप शाम को मेरे सामने बक्से की सामग्री की सूची बना सकते हैं। चलो अब मेरे बंगले में चलो, मैं तुम्हें चीजें दूंगा। पर अच्छा रोमांस बनाया है आपने। जी शुक्रिया। अच्छा, इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। आइए। अपने क्वार्टर में लौटने और दोपहर का खाना खाने के बाद प्रतुल ने एक सिगरेट जलाई, लेट गया और झपकी लेने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। उसका दिमाग तमाम अजीबोगरीब घटनाओं को उलट पुलट कर सोचता रहा। प्रतुल की उम्र लगभग 25 वर्ष की थी और अभी अभी मेडिकल स्कूल से स्नातक किया था। चाय बगान में नौकरी मिली थी, शादीशुदा नहीं था और किसी लड़की के साथ उनका कभी भी कोई विशेष रूप से घनिष्ठ संबंध भी नहीं था। रोमांस कहलाने वाली चीज को उसने कहानियों और उपन्यासों में पढ़ा होगा, लेकिन अपने जीवन में किसी तरह नहीं, वह कभी नहीं आया था। मेडिकल स्कूल में पढ़ते समय भी कुछ नर्सों से परिचय अवश्य हुआ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और वैसे भी स्थानीय नर्सें देखने लायक भी नहीं थी। रोमांस की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसके साथ इस तरह की घटना भी कभी नहीं हुई थी। उसका सूटकेस किस लड़की के साथ बदला? बालूरघाट पर सवार हुई लड़की या उन दो लड़कियों में से जो पहले से ही बैठी थी? वैसे बालूरघाट की लड़की काफी सुंदर थी। हालांकि वह एक छात्रा थी जिसका अनुमान उसकी पुस्तक 8 विक्टोरियन कवियों से लगाया जा सकता है। क्या नाम था उसका? कौन सी जाति थी? ब्राह्मण या कायस्थ या वैद्य? अचानक उसे याद आया कि सूटकेस में नीले रिबन से बंधा हुआ पत्रों का एक गुच्छा भी था। निश्चित रूप से वहां लड़की का नाम मिल सकता है। उसे इस बारे में जल्दी सोचना चाहिए था। उसने उठकर सूटकेस खोला। साड़ियों के नीचे एक तरफ चिट्ठियों का गुच्छा था। उसने उसे बाहर निकाला और आकर बिस्तर पर बैठ गया। लगभग 15 पत्र थे, एक ही लिखावट और महंगे नीले लीलन के कागज के लिफाफों पर पता था। आमिया मजुमदार, CYOCRPL 22/6, नीलमणि दत्ता लेन, बाग बाजार, कोलकाता। क्या राहत है, उसे पता मिल गया। अब चिंता की जरूरत नहीं। वह कल एक पत्र लिखेगा। लड़की भी काफी असहज स्थिति में होगी। उसके पास एक भी साड़ी या ब्लाउज नहीं हो शायद। साथ ही उसके पैसे और आभूषण खोने की अतिरिक्त चिंता भी तो उसे होगी। और उसने तो अब तक सारी उम्मीद भी छोड़ दी होगी। अगर उसने को अपना सूटकेस मिल जाए तो वह उसे खोलते ही बाहर निकल सकती थी। वह यहाँ खाने के लिए घर से कुछ गुड़ और चावल भी अपने साथ ला रहा था। एक तारों की जड़ थी, एक जोड़ी जूते विशेष रूप से नए नहीं थे और निश्चित रूप से उसकी धोती, शर्ट, कुर्ता भी था, जो कि लड़की के एक भी काम की चीज नहीं थी। मजूमदार कौन सी जाति होती है? कायस्थ, वैद्य या ब्राह्मण या कुछ और? प्रतुल उन पत्रों को पढ़ने के लिए ललचाता रहा जिन्होंने उन्हें लिखा था। पुरुष या महिला, वह प्रलोभन का विरोध करने में कामयाब रहा। वैसे किसी और का पत्र पढ़ना सही नहीं है। सारा दिन रात बीत गया, लेकिन प्रतुल लड़की के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। जितना उसने दूसरी चीजों के बारे में सोचने की कोशिश की, उतना ही वह एक ही चीज के बारे में सोचने लगा, बालूरघाट की वह लड़की और उसका सूटकेस। अगले दिन उसने उसे एक पत्र लिखा। उसे आदरणीय महोदया के रूप में संबोधित भी करते हुए उसने सूटकेस विनिमय की स्थिति में के बारे में बताया। उसने सूटकेस में रखी चीजों की सूची, जेवर, पैसे, कपड़े दिए। वह हुई असुविधा के लिए माफी भी मांगने ना भूला। उन्होंने 3 अलग अलग जगहों पर कम से कम 3 बार उल्लेख किया कि वह बेहद शर्मिंदा और खेद व्यक्त करते हैं। क्या उसका सूटकेस उसके पास था? पत्र पोस्ट करने के बाद प्रतुल ने 2-3 दिन सांस रोककर जवाब का इंतजार किया। कौन जानता था कि इसका जवाब क्या होगा? क्या पता गुस्से वाला पत्र हो, पुलिस के पास जाने की भी धमकी हो सकती है। जवाब आया 9 दिन के बाद। आदरणीय महोदय, आपका पत्र प्राप्त करने के लिए बहुत आभारी हूँ। हिली स्टेशन पर बस से उतरते समय मेरी भतीजी आमिया का सूटकेस गलती से आपके साथ बदल गया। आपका सूटकेस मेरी भतीजी के साथ आ गया।
आपके द्वारा बताई गई बातों के अलावा उस सूटकेस में और कुछ भी नहीं था। आप एक सज्जन हैं। मेरी भतीजी आपको इस तरह की परेशानी के कारण बनने के लिए बेहद शर्मिंदा है और उनकी ओर से मैं भी गलती को स्वीकार करता हूँ। कृपया सूटकेस को बीमित अवैतनिक रेलवे पार्सल के रूप में भेजें। मैं भी इसी तरह आपका सूटकेस भेज दूंगा। कृपया उपरोक्त पते पर रसीद भेजकर हमें उपकृत करें। ईमानदारी से भवतोरण चक्रवर्ती। कहना ही होगा, पत्र से प्रतुल थोड़ा निराश हुए। पहले तो वह यह नहीं बता सके कि यह इस पत्र की कौन सी लड़की है, और इस बात का कोई सबूत नहीं था कि बालूरघाट की लड़की आमिया मजूमदार थी। यह सोचना पूरी तरह से अनुचित नहीं था कि लड़की खुद जवाब देगी। अब यह चाचा श्री भवतरो चक्रवर्ती बीच में कहाँ से आ गया? कि चाचा से एक बात स्पष्ट थी, और वह यह थी कि वह एक ब्राह्मण थी और वह भी ब्राह्मण था। अगले दिन उसने एक आदमी को ट्रेन से सूटकेस भेजने के लिए भेजा और सप्ताह के अंत तक उसका सूटकेस उसके क्वार्टर में कुली के सिर पर पुरानी हालत में आ गया। अंदर की चीजों को स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन वे सब वहीं थे, यहाँ तक कि ताड़ का गुड़ और चावल भी। यह हुआ बात का अंत। इसके बाद क्या हो सकता है? कुछ भी तो नहीं। लेकिन प्रतुल उस लड़की को पूरी तरह भूल नहीं पाया। किसी महिला के साथ उसके जीवन की यह पहली घटना थी। भले ही रोमांस नहीं था, लेकिन थोड़ा रोमांस तो कल्पना की मदद से किया ही जा सकता है। आखिर चाय के बगान में, इस एकाकी जीवन में। और यह भी कि कौन सी लड़की थी उस सूटकेस की मालिक? कहीं बालूरघाट की वह सुंदर सी लड़की तो नहीं? प्रतुल को उम्मीद थी कि लड़की उन्हें धन्यवाद देते हुए पत्र भेजेगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। 5 महीने बाद प्रतुल ने छुट्टी ली और फिर से घर के लिए निकल पड़ा। वह काफी समय से घर पर नहीं था। अपने परिवार को देखने के लिए तरस रहा था। उन्हें अपनी बहन कल्पना से बहुत लगाव था। उसकी शादी की बात चल रही थी। वह शायद गर्मियों में शादी भी कर लेगी। उससे पहले वह उसके साथ कुछ समय बिताना चाहता था, इसलिए घर जाना जरूरी था। उसे कुछ देर हिल स्टेशन पर रुकना पड़ा। बस दूसरी ट्रेन से और यात्रियों का इंतजार कर रही थी। जब वह प्लेटफॉर्म पर चल रहा था तो कोलकाता से ट्रेन आ गई। उस पर ज्यादा यात्री नहीं थे, कुछ ही लोग ट्रेन से उतरे। अचानक प्रतुल रुक गया। बालूरघाट की छात्रा अकेली ट्रेन से उतर रही थी। हालांकि जब उसने उसके हाथों को देखा तो बहुत निराश हुआ। कुली ने जो सूटकेस उससे लिया और अपने कंधों पर रखा, वह सूटकेस नहीं था जिससे वह इतना परिचित था। वह टीन का बना था और यह चमड़े का बड़ा सा बैग था। बस को निकलने में ज्यादा समय नहीं बचा था। लड़की ने प्लेटफार्म पर जाकर अपने चारों ओर देखा। थोड़ा निराश लग रही थी। प्रतुल ने सुना कि लड़की बस में चढ़ते समय कंडक्टर से पूछ रही थी कि क्या बालूरघाट उप डिप्टी के घर से कोई आया है या नहीं। कंडक्टर ने कहा, डिप्टी साहब नहीं महोदया, बस में बैठो, चिंता मत करो, हम तुम्हें बालूरघाट छोड़ देंगे। बस चलने लगी। प्रतुल ने रुचि खो दी और दूसरी दिशा में देख रहा था, कुछ और सोच रहा था। वह बालूरघाट की लड़की के प्रति सूटकेस बदलने के कारण ही आकर्षित हुआ था, इसलिए नहीं कि वह सुंदर थी। उसने पहले भी बहुत सारी सुंदर लड़कियों को देखा था। जिस लड़की के साथ वह इस तरह की घटना में शामिल था, उसके प्रति आकर्षित होना काफी स्वाभाविक ही था। सिर्फ प्रतुल ही नहीं, किसी को भी ऐसा लगता होगा, खासकर जब लड़की खूबसूरत थी। हालांकि चूंकि यह वह लड़की नहीं थी, तो प्रतुल ने अपने सूटकेस से ऐसा अनुमान लगाया था। उसने अपने दिमाग से उसके सभी निशान मिटा दिए। भाटी खली चाय बागान में पेड़ों से घिरे एकांत बंगले में जिस लड़की के बारे में उसने सपनों का जाल बुना था, यह वह लड़की नहीं थी। बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी। उसके और लड़की के अलावा कोई सज्जन लोग नहीं थे। लड़की ड्राइवर के ठीक पीछे आरक्षित सेक्शन में बैठी थी, जिसे रेलिंग द्वारा अन्य सीटों से अलग कर दिया गया था। प्रतुल उसके ठीक पीछे बैठा था। पीतल की पटरियों के सहारे टिकी हुई थी। बस एक छोटे से बाजार में रुकी। 1-2 यात्री चढ़े और उतरे। प्रतुल ने देखा कि लड़की उसे घूर रही है, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन झिझक रही थी। उसे क्या कहना पड़ सकता है? क्या उसे आगे जाकर उससे बात करनी चाहिए? बस के फिर से चलने से कुछ देर पहले लड़की ने उसकी ओर देखा और पूछा, आप क्या बालूरघाट जा रहे हैं? प्रतुल ने शुरुआत की। बालूरघाट? खैर नहीं, पर क्यों? वह जिस अवस्था में था और जिस तरह से उसने उत्तर दिया, उसे देखकर लड़की के सुंदर चेहरे पर मुस्कान की एक धुंधली रेखा दिखाई दी और तुरंत फीकी पड़ गई। वास्तव में मैं थोड़ी परेशान हूँ। रात का समय है। मेरे चाचा बालूरघाट में सरकारी अधिकारी हैं।
किसी को स्टेशन पर उत्तर बंगाल एक्सप्रेस से मिलने आना था, लेकिन मैंने उससे पहले ट्रेन पकड़ ली। अब मैं घर कैसे पहुंचूंगी? और आप अगर जल्दी उतर जाते हैं तो बस में कोई अन्य सज्जन नहीं होंगे, अंधेरा है और मुझे पता है कि यह रास्ता असुरक्षित है। लड़की ने बेबसी से उसके चेहरे की ओर देखा। प्रतुल तो लगभग उछल ही पड़ा। डरो मत, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, मुझे वहां पास ही में जाना है। इस आश्वासन को पाकर लड़की अपनी हिम्मत वापस पाती हुई दिखाई दी, लेकिन उसने कहा, नहीं नहीं, यह आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब होगा। बस बालूर घाट पर बस रुकेगी, बस आप मेरे लिए एक टैक्सी ढूंढ दीजिएगा। बिल्कुल भी नहीं, कृपया इसकी बात की चिंता न करें। आप बालूर घाट में किसके घर जा रही हैं? मेरे चाचा वहां उप डिप्टी हैं, सुधांशु कुमार मजूमदार। प्रतुल ने महसूस किया कि उसके ऊपर उत्साह की लहर दौड़ गई। जो बात उसके दिमाग से हट गई थी और अभी ठीक उसके सामने आ गई। एक बात कहूं, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? हाँ, मेरा नाम है अमिया मजूमदार। प्रतुल की खुशी का पारावार न रहा। बस लोग, पेड़, धरती, आसमान जैसे सब हवा में पल भर के लिए हिल गए। आमिया मजूमदार, बस एक नाम उसके दिमाग में गूंजने लगा। उसने किसी तरह अपने आप को काबू में किया और कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कह सकता हूँ। यह आपके साथ था कि अंतिम यात्रा के दौरान मेरा सूटकेस बदल गया था। मेरा नाम प्रतुल भट्टाचार्य है। यह मैं हूँ जो भाटिकाली टी स्टेट में रहता हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ। लड़की की आंखें आश्चर्य और जिज्ञासा से फैल गई। वह कुछ देर चुप रही, फिर उसकी ओर देखकर कहा, अरे आप प्रतुल बाबू, मैं आपको जानती हूँ। कैसे? तुम मुझे कैसे जानती हो? उस समय जब बस में मेरी किताब गिर गई थी तो आपने उठाकर दी थी ना? प्रतुल मुस्कुराया। हाँ हाँ हाँ, याद आया, लेकिन सूटकेस की घटना से मुझे नहीं पता। तुम मुझे कैसे याद करोगी? ओह, जो दर्द आपको हुआ होगा उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। लड़की ने विरोध किया। नहीं नहीं, ऐसी गलतियां अक्सर हो जाती हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं थी। और वैसे भी गलती मेरी थी। कैसी तुम्हारी गलती? गलती तो मेरी थी, जल्दी में मैं ना उतरा और मुझे पहले चीज़ों को जांचना चाहिए था। वैसे आप किस कॉलेज में हैं? स्कॉटिश चर्च। क्या आप इस साल बीए की परीक्षा देंगी? यह मेरा तीसरा वर्ष का अंत होगा, मैं अगली बार परीक्षा दूंगी। क्या तुम्हारे मामा भवतारो बाबू हैं? क्या आपके उसके परिवार के साथ रहते हैं? नहीं, उनका परिवार नहीं, वह अकेले रहते हैं। वह एक ज्योतिषी हैं। मैं खाना बनाती हूँ और मैं अपने मेरे चाचा वहाँ रहते हैं। बस रात 8:30 बजे बालूर घाट पहुंची। प्रतुल ने लड़की से पूछा, तुम्हारी जगह कितनी दूर है, या मैं आपके लिए टैक्सी ढूंढ दूं? नहीं नहीं, टैक्सी की जरूरत नहीं, कुली को सामान दे दो, मेरा घर उस कोने से 3 मिनट की दूरी पर ही है। जैसे ही वह घर पहुंचे, बहुत उत्साहित लड़के लड़कियों की भीड़ ने उनका अभिवादन किया। लड़की के चाचा सुधांशु बाबू प्रतुल के बहुत मेहमानबाजी करने लगे। प्रतुल तुरंत जाना चाहता था, लेकिन उसने यह नहीं सुना। उस रात किसी ने उसे जाने नहीं दिया। सुबह वे तय करेंगे कि वह कब जाएगा। अभी वे बहुत आभारी होंगे। वे अपने हाथ और चेहरा धोएंगे, थोड़ा आराम करें और उनके साथ चाय पिए। इसी बीच घर के सभी लोगों को पता चल गया कि यह वही आदमी है जिसका सूटकेस अमिया के साथ बदल गया था। सभी अब प्रतुल को एक बड़े दिल वाला यात्री समझ रहे थे, जिन्होंने अमिया को अकेले यात्रा करते देख कृपा करके उसको घर पहुंचाने की परेशानी उठाई। लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला कि प्रतुल फिर से घर में के सभी की कौतूहल और तारीफ का केंद्र बन गया है, लड़की के चाचा को किसी से पता चला कि उन्होंने आकर उससे कहा, अम्मी से जो बातें मैंने तुम्हारे बारे में सुनी, उसके बाद मैं तुम्हें एक साधारण सज्जन के रूप में सोच ही नहीं सकता। आप तो महान आदमी हैं। यह मेरी कल्पना से परे था कि मैं आपसे ऐसे मिलूंगा। मैं आपके बारे में यहाँ आपके सामने ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन यह कहूँगा कि इस घर में हर कोई आपको लगभग परिवार का सदस्य ही मानता है। अम्मी भी अपनी मौसी से कह रही थी, वह तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। प्रतुल का चेहरा शर्मिंदगी और अजीबता से भर गया, खासकर उनके आखिरी बयान पर। थोड़ी देर बाद लड़की चाय और नाश्ते की एक ट्रे लेकर लिविंग रूम में आई। प्रतुल के सामने टेबल पर रख दी और बोली, हाथ धोए और थोड़ी सी चाय पिए। सुधांशु बाबू को अचानक कुछ याद आया, जो उन्हें करना था, और कहा, अम्मी तुम यहाँ बैठो और उसके लिए एक कप और चाय लाओ, मैं आधे घंटे में वापस आ जाता हूँ। और अचानक सुधांशु बाबू बैठक कक्ष से गायब हो गए। इसी बीच प्रतुल को लड़की के बारे में काफी कुछ पता चल गया। उसके माता पिता नहीं थे, बहुत पहले गुजर गए थे। उसके चाचा ने ही उसे पाला था। उसे आईए परीक्षा में 20 रुपए की छात्रवृत्ति मिलती थी और वह कॉलेज में ललित कला समाज की सचिव थी। वह इस साल अपने कॉलेज में गायन प्रतियोगिता में प्रथम आई थी और पदक भी जीता था।
उनकी लिखी एक लघु कथा कॉलेज की पत्रिका में प्रकाशित भी हुई थी। बीए खत्म करने के बाद निश्चित रूप से वह एमए की भी पढ़ाई करेगी। लड़की ने प्रतुल को इनमें से कोई भी बात सीधे तौर पर नहीं बताई थी। उसके सवालों के जवाब में और कुछ अपने आप में उसने ऐसा कहा कि यह तथ्य प्रतुल के लिए आधे घंटे पहले भी अनजान नहीं रहे। जब सुधांशु बाबू लौटे तो अमिया उठ खड़ी हुई और चली गई। अगले दिन सुबह जब प्रतुल ने सुधांशु बाबू के जाने का जिक्र किया तो उसे बताया कि घर की महिलाओं ने फैसला किया कि उसे सुबह नहीं जाना चाहिए, दोपहर का भोजन करके उसके बाद ही जाएं। सुधांशु बाबू को भी बातचीत के दौरान प्रतुल के बारे में बहुत कुछ पता चला। उसने पिछले साल एमबीबीएस पास किया था, एक चाय के बागान में काम किया और 100 रुपये वेतन अर्जित किया। वह एक राड़ी प्रकार के ब्राह्मण थे। उनके माता पिता जीवित हैं और ग्रामीण इलाके में उनकी जमीन भी है। एक बंगाली घराने के लिए अपने चाचा की दया पर जीती इतनी कम उम्र की अनाथ लड़की के लिए एक दूल्हे के रूप में प्रतुल जैसा लड़का उन्हें बहुत अच्छा लगा। वैशाख का शुभ महीना आ रहा है और इसलिए कहने के लिए कुछ अधिक नहीं, कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ी। भाटी खली चाय बागान के क्वार्टर में प्रतुल अपनी युवा दुल्हन को चिढ़ा रहा था। तो क्या तुम फिर से कभी सूटकेस बदलने जा रही हो? अमिया ने नकली गुस्से में अपना सिर झुका लिया। मत बताना, मैं उस दिन से बहुत परेशान थी। मैं कॉलेज जाने वाली थी, अपना सूटकेस खोला तो देखा थी धोती, बनियान, कमीज। हे भगवान, आंखों में आंसू आ गए। सोच ही नहीं पा रही थी कि क्या पहनूं। घर में और कोई महिला नहीं थी। मेरे नहाने के बाद पहनने के लिए कुछ नहीं था। उस दिन बड़ी मुश्किल थी और मेरा सूटकेस किसी ग्रामीण के साथ बदल गया। और सूटकेस के अंदर क्या मिला? चावल, गुड़, पुराने जूते। हे भगवान, प्रतुल ने कहा, काश एक सूटकेस फिर से बदल जाए। अभी भी ठीक है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आप एक दिन उस ग्रामीण के साथ माला का आदान प्रदान करोगी?